हाय हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। इन सारे स्टॉक्स को जो है मैंने दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। पहला जो होगा वो है आपका सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, और दूसरे जो स्टॉक्स होंगे वो जो है आपके रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए होंगे। तो अगर आप देखोगे तो हर एक इन्वेस्टर का जो है अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है। कोई जो है ज़्यादा रिस्क ले सकता है, किसी को जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं होती है, तो उनके लिए जो है सेफ स्टॉक्स होते हैं। अब सेफ स्टॉक्स मतलब क्या, एग्जैक्टली सेफ स्टॉक्स है क्या? नहीं। बेसिकली ये सेफ स्टॉक्स के कैटेगरी के अंदर कौन से स्टॉक्स उठाए मैंने वो स्टॉक्स उठाए जो कि अपने सेक्टर के अंदर मार्केट लीडर्स है। इसके साथ साथ उनके बिजनेसेस के अंदर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो इनके स्टॉक प्राइजेस के अंदर भी इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग रिटर्न टाइप ऑफ स्टॉक्स है ये, जो कि अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और रिटर्न्स भी उसी तरीके के दे रहे हैं। तो अपने लिस्ट में आगे जाने के पहले मुझे जो है आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। अगर आप देखोगे तो इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है मुझसे। जहाँ आपका कोई भी मार्केट रिलेटेड डाउट है, स्टॉक रिलेटेड डाउट है, तो आप डायरेक्टली मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको जो है डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं कि मैं कौन से स्टॉक्स रीड कर रहा हूँ, जो भी स्टॉक मैं रीड करता हूँ, क्योंकि हर एक स्टॉक का जो है यूट्यूब पे कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो जो स्टॉक वगैरह मैं रीड करता रहता हूँ ना, वो सब मैं मेंटरशिप ग्रुप पे डाल देता हूँ, जहाँ पे आपको सारे आइडियाज़ मिलते रहते हैं और इसके साथ साथ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आइडिया लगता है। क्योंकि एट द एंड मार्केट इज़ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता होगी उतने ज़्यादा आपके लिए बेटर है, नहीं तो फिर आप जो है चीज़ें मिस आउट कर दोगे। तो मेंटरशिप ग्रुप पे ये सारी चीज़ें आती रहती है। इसके साथ साथ अभी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट सीज़न आ चुका है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरी वीक बैठ रहे हैं, लाइव बैठ रहे हैं, 1 घंटे का सेशन कर रहे हैं, जहाँ जो उस हफ्ते के अंदर जो जो रिजल्ट्स आए सारे रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है और रजिस्टर करना है। विदिन 24 आवर्स मैं आपको 1-on-1 आकर कनेक्ट करूँगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते, तो जो फर्स्ट स्टॉक मैंने जो हमारे सेफ इन्वेस्टर्स के लिए उठाया वो है जेंसॉल इंजीनियरिंग। नहीं 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 नहीं, मजाक कर रहा हूँ, किडिंग। अब फर्स्ट स्टॉक की जो बात कर रहे हैं वो है, जो कि सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, वो है हमारा टिप्स म्यूज़िक। अब टिप्स म्यूज़िक के केस में अगर आप देखोगे तो ये कौन से बिजनेसेस के अंदर है, ये लोग जो है अपने प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूज़िक वाले बिजनेस के अंदर है। अब ये बिजनेस जो है दो टाइप के आईपी बनाता है। एक तो ये खुद म्यूज़िक जनरेट करता है और उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कर देता है, या फिर दूसरा रीज़न ये है कि ये किसी और का म्यूज़िक एक्वायर कर लेता है और उसका आईपी खरीद लेता है। अब कभी भी आप किसी म्यूज़िक का आईपी खरीदते हो तो वो म्यूज़िक किसी भी प्लेटफॉर्म पे बजे, स्पॉटिफाई पे बजे, यूट्यूब म्यूज़िक पे बजे, कहीं भी बजे, आपको जो है उससे कंसिस्टेंटली रेवेन्यूज़ आते रहेंगे। टिप्स के केस में अगर आप देखोगे तो इंडिया के केस में अभी करंटली क्या हो रहा है कि स्ट्रीमिंग वाला माहौल जो है इंडिया के अंदर वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। लोग स्ट्रीमिंग की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं और आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल म्यूज़िक हो गया, प्राइम म्यूज़िक हो गया। लोग जो है इनके प्रीमियम ले रहे हैं। आपने जो है ट्रेंड नोटिस किया होगा आपके लाइफस्टाइल चेंज के अंदर। तो इसलिए अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंपनी के पास जो है अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। करंटली अगर आप देखोगे इनका करंट ईयर 2024 में, तो वहाँ पे जो है इनके कुछ 51.2% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है सब्सक्रिप्शन से है। रिमेनिंग इनको जो है एड सपोर्टेड स्ट्रीम्स से भी रेवेन्यूज़ आते हैं। इसके साथ साथ टिप्स म्यूज़िक की कॉम्पिटिटर कंपनी है, पीयर कंपनी है, सारेगामा। अब सारेगामा जो है अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है, इसलिए उनके मार्जिन्स डिप्ड है। लेकिन टिप्स के केस में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री मार्जिन्स है। इसके साथ साथ टिप्स के केस में ग्रोथ भी हमें देखने मिल रही है। कंपनी के मैनेजमेंट 30% का ग्रोथ गाइडेंस कर चुका है, दे चुका है मतलब लगभग। और अगर आप देखोगे ना यार, अभी 2025 में भी इन्होंने 30% का दिया था और 28% के आसपास जो है इन्होंने किया, तो दैट इज़ डिसेंट। और मार्जिन वाइज भी अगर आप देखोगे तो मार्जिन के अंदर जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने मिला है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो कि आप इंडिविजुअली जाकर स्टडी कर सकते हो। अब इसके बाद जो अगला स्टॉक मैंने सेफ इन्वेस्टर्स के लिए पिक किया है वो है आनंद राठी वेल्थ। अब मुझे पता है कि कैपिटल मार्केट्स के अंदर साइक्लिकलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ओवर लॉन्ग टर्म अगर आप इस चीज़ को देखोगे ना, तो ओवर लॉन्ग टर्म आपके सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्या आप ये बात समझ रहे हो? क्योंकि इंडिया के अंदर फाइनेंशियलाइजेशन का थीम इंप्रूव हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, या फिर अल्ट्रा एच एन आईज हो गए, ये सब जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। अल्ट्रा एच एन आई का केगर भी आई थिंक 15% केगर के आसपास अल्ट्रा एच एन आई ग्रो कर रहे हैं। तो आनंद राठी वेल्थ क्या करता है, ये जो है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर टाइप ऑफ कंपनी है।
अब ये लोग जो है दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं, एक होता है आपका इक्विटी और दूसरा होता है आपका डेट, और तीसरा प्रोडक्ट जो होता है इनका वो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट होता है। तो आनंद राठी वेल्थ के केस में क्या इंटरेस्टिंग है, अगर आप कैपिटल मार्केट से साइक्लिकलिटी देखोगे तो हाँ आनंद राठी जो है कैपिटल मार्केट से लिंक्ड है, लेकिन जहाँ अगर आप बाकी कंपनीज देखोगे, CDSL हो गया, नुवामा हो गया, बाकी वेल्थ मैनेजर्स हो गए जो कि कैपिटल मार्केट से एकदम बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, उतना अगर आप आनंद राठी का देखोगे ना तो आनंद राठी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर से निफ्टी का परफॉर्मेंस देखोगे FY 2023 से FY 2024 तक, हर एक क्वार्टर के अंदर किसी किसी क्वार्टर में निफ्टी का परफॉर्मेंस खराब भी था, लेकिन उस टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो आनंद राठी ने जो है कंसिस्टेंटली ग्रो किया। अभी भी अगर आप देखोगे तो आनंद राठी की टॉप लाइन ग्रोथ देखो एकदम कंसिस्टेंट आपको देखने मिलेगी, इसलिए जो है मैंने इस स्टॉक को सेफ कैटेगरी के अंदर रखा है। अगेन इनके मार्जिन जो है थोड़ा फॉल देखने मिल रहा है हमें, बट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ग्रोथ डिसेंट है कंपनी के अंदर। जो ऑपरेटिंग लेवरेज पहले कंपनी को मिल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है करेंटली, बट टॉप लाइन ग्रोथ डिसेंट है कंपनी की, और कंपनी के मैनेजमेंट ने 20% के आसपास का गाइडेंस दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है कैपिटल मार्केट सेगमेंट के अंदर आपके सेफ इन्वेस्टर्स के लिए। फिर जो थर्ड कंपनी है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है ब्लू स्टार। अब अगर आप देखोगे तो AC का जो मेगा ट्रेंड है रूम एयर कंडीशनर का वो स्टार्ट हो चुका है। ब्लू स्टार के मैनेजमेंट, अगर आप ब्लू स्टार की खुद की सेल्स भी देखोगे जाकर तो ब्लू स्टार की सेल्स पहले जो लेवल पे थी अभी वहाँ से अगर आप मार्च 2024 से देखोगे तो सेल्स जो है इंप्रूव हो चुकी है। 30% 25% के आसपास की जो है हमें टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल रही है कंपनी के अंदर। इसके साथ साथ मैनेजमेंट में भी जो है इसका ब्लू स्टार का बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। उन्होंने बताया कि आपका रूम एयर कंडीशनर का जो मार्केट है ना वही 25% CAGR पे जो है ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उसकी। और इसके साथ साथ कभी भी अगर AC स्टॉक्स के अंदर देखोगे तो जो इनका Q1 होता है ना वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि Q1 के अंदर ही जो है मैक्सिमम AC बिकते हैं। सीजनैलिटी इन्वॉल्व होती है इन कंपनीज के अंदर, रीज़न बीइंग कि अगेन आपका हीट वेव हो जाता है Q1 के अंदर, या फिर समर्स बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, इसके वजह से जो है AC सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। और AC की सेल्स जो है एक्सपेक्टेड है क्योंकि इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन भी कम है, और अगर आप देखोगे तो रियल एस्टेट भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपको कमर्शियल ACs वगैरह की जो है ज़रूरत पड़नी ही है। और ब्लू स्टार के केस में अगर आप देखोगे तो ये दोनों केस में रेसिडेंशियल रूम एयर कंडीशनर के अंदर भी है और आपके कमर्शियल एयर कंडीशनर के अंदर भी है। अगेन ये लोग जो है डेटा सेंटर्स वगैरह को भी जो है ये लोग कूलेंट वगैरह जो है सप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग वाटर कूलर बनाते हैं, मेडिकल रेफ्रिजरेशन बनाते हैं। तो ओवरऑल कंपनी जो है अच्छा खासा ग्रो कर रही है। कंपनी के मैनेजमेंट ने आई थिंक 20% के आसपास का या 30% के आसपास का गाइडेंस देकर रखा है। इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो। आई थिंक 25% का गाइडेंस दिया हुआ है मैनेजमेंट ने, और Q1 भी आ रहा है, तो Q1 के अंदर कंपनी का मैनेजमेंट जो है अच्छा ही करता है ब्लू स्टार का अगर आप देखोगे तो। एंड अगेन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो 21% की ग्रोथ देखने मिली थी 2024 में। 2025 में एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है 25 to 30% की है। बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है कंपनी, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। और इसके साथ साथ रूम एयर कंडीशनर का मेगा ट्रेंड जो है वो अगर आप EMS सेक्टर स्टडी करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगेन इसके बाद जो फोर्थ कंपनी है आपके सेफ इन्वेस्टर्स के लिए वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर सारी कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। जहाँ आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर देखोगे, माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर देखोगे तो कंपनीज जो है सफ़र कर रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एसेट क्वालिटी ख़राब हो रही है। लेकिन हाउसिंग लोन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स होते हैं, ये जो है सिक्योर्ड काइंड ऑफ लोन्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको घर के लिए लोन लेना है और कल को आप वो लोन पर डिफ़ॉल्ट कर देते हो तो बैंकिंग कंपनी के पास या NBFC कंपनी के पास जो भी आपको लोन दे रही है उसके पास जो है आपका घर होगा। अब वो घर वो लोग बेच कर या कुछ भी कर कर आराम से जो है पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए इसे जो है सिक्योर्ड काइंड ऑफ लोन बोलते हैं। तो ये लोग यही हाउसिंग लोन्स के अंदर काम करते हैं। लेकिन बजाज हाउसिंग के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ये लोग थोड़े आपके जो टॉप मतलब अगर आप देखोगे ना तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर नहीं है ये लोग जो है थोड़े आपके हाईयर सेगमेंट ऑफ हाउसिंग लोन्स के अंदर है। तो इनके मैक्सिमम AUM अगर आप देखोगे तो होम लोन है, फिर इसके साथ साथ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, लोन लीज रेंटल डिस्काउंटिंग भी ये लोग करते हैं और डेवलपर फाइनेंसिंग भी करते हैं। अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लोन बुक की ग्रोथ देखोगे ना, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है हमें इनके लोन बुक के अंदर। जहाँ अगर आप इनकी लोन बुक की ग्रोथ देखोगे तो 26% के आसपास का ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। और इसके साथ साथ ओवरऑल सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर ग्रोथ बड़ी अच्छी देखने मिल रही है। और ये सेक्टर ही जो है आराम से 22 to 24% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस सेक्टर के अंदर। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी 24% का गाइडेंस दिया हुआ है, दैट इज़ डिसेंट। बस एक चीज़ है कि थोड़ा प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है स्टॉक, बट बाकी चीज़ें तो ठीक है। स्टॉक के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है और सेफ इन्वेस्टर्स के लिए डिसेंट स्टॉक है। अगेन जो इसके बाद वाला जो स्टॉक है, फिफ्थ स्टॉक, वो है टाइटन। अब टाइटन को मैं क्यों लेकर आया हूँ इस लिस्ट के अंदर, अगर आप देखोगे तो टाइटन के अंदर ग्रोथ बड़ी अच्छी है। अगर आप Q3 के अंदर देखोगे तो टाइटन ने अपने टॉप लाइन जो है 25% से ग्रो की।
इसके साथ साथ अगर आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी हिट हुई, लेकिन टाइटन के करंटली मैक्सिमम रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं? तनिष्क से आ रहे। अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड रिटेल मार्केट है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है, और आपका तनिष्क जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट के अंदर काम करता है, राइट। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो वहाँ से इस कंपनी के पास मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आ रही है। इस कंपनी के दूसरे ब्रांड भी है ज्वेलरी के अंदर, जैसे कि जोया है, मिया है और कैरेटलेन है। इसके साथ साथ ये कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है आपके वॉचेस एंड वेरेबल से भी आते हैं। आई केयर वाला भी ब्रांड है जो कि इनका एक्चुअली चलता नहीं है। फ्रेग्रेंसेस से ठीक है, फ्रेग्रेंसेस के अंदर ग्रोथ है, लेकिन उनके जो रेवेन्यूज़ आते हैं फ्रेग्रेंसेस से वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो मैक्सिमम रेवेन्यू अभी ज्वेलरी स्पेस से ही आ रहे हैं, और ज्वेलरी स्पेस के केस में अगर आप देखोगे तो Q3 और Q4 जो है बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड था। अगेन टाइटन ने आई थिंक 25% के आसपास ग्रो किया है Q4 के अंदर, और इसके बाद अगर आप इनका Q3 का देखोगे तो 26% के आसपास इन्होंने ग्रो किया था। Q1 FY26 के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आपके ज्वेलरी रिटेल कंपनी से, तो मुझे लग रहा है ये कंपनी अच्छी ही परफॉर्म करेगी। तो टाइटन एक है। वैल्यूएशन हाँ आपको वो इंडिपेंडेंटली कंसिडर करना पड़ेगा जाकर। अब जो है हम रिस्की इन्वेस्टर्स की बात करते हैं कि रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए बॉस मैंने कौन से 5 स्टॉक चूज़ किए। अब इनकी बात करें तो पहला जो स्टॉक मैंने रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए चूज़ किया है वो है जीना सीखो लाइफ केयर। अब जीना सीखो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है हमें। टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ है बॉस, मार्जिन्स भी अगर आप स्टॉक के देखोगे तो इंप्रूव ही हो रहे हैं, और इसके साथ साथ कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा खासा मिल रहा है अपने ऑपरेशंस के अंदर, तो ये एक और पॉजिटिव बात हो जाती है। अब ये कंपनी का बिजनेस क्या है? ये कंपनी के खुद के आयुर्वेदिक सेंटर्स है, आयुर्वेदिक कैंप्स है, जहाँ ये लोग आपके आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स होती है ना, ये सब चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो बूम हो रहा है, राइट। आप देखोगे तो मैक्स, यथार्थ, ये कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ बहुत हेल्दी है, और उतनी ज़्यादा ग्रोथ जो है ये सेक्टर से एक्सपेक्टेड भी है। तो अगेन अगर आप जीना सीखो के केस में देखोगे तो जीना सीखो जो है आपका अल्टरनेटिव है टू आपका हॉस्पिटल कंपनीज। आप बोलोगे यार कैसे? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपका ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है, जब आप एलोपैथी मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हो, तो आप जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ शिफ्ट होते हो, और इसी तरीके से जीना सीखो के जो रेवेन्यूज़ है वो आपके जो हॉस्पिटल्स को है ना उन्हें कॉम्पीट नहीं कर रहे, ये कुछ अलग ही सेगमेंट है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि मैंने स्टडी की। इसके साथ साथ जीना सीखो को अगर आप देखोगे तो इनके मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। 30%, अगर आप देखोगे ना 30% नहीं, आई थिंक उससे ज़्यादा ही दिया होगा, 650 to 700 करोड़ के आसपास का FY26 के लिए टॉप लाइन गाइडेंस दिया हुआ है, और एस्पिरेशन जो है इनका FY28 तक 1000 करोड़ के आसपास का है। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो कम से कम ये लोग रेवेन्यूज जो है लगभग 3x कर लेंगे। 3x अगर आप 3 ईयर्स के अंदर अगर कैलकुलेट भी करोगे तो 43% या 40% CAGR आप पकड़ सकते हो कंपनी के टॉप लाइन ग्रोथ के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। वैल्यूएशंस भी अगेन अगर आप देखोगे तो वो आपको इंडिपेंडेंटली देखनी पड़ेगी। अब जीना सीखो के बाद जो अगला स्टॉक रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए मैंने चूज़ किया है वो है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स। अब प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स जो है एक बहुत यूनिक सेगमेंट, अरोमा सेगमेंट के अंदर काम करता है। अब जैसे कि अगर आप देखते हो तो आपके जो परफ्यूम्स होते हैं, जैसे कि डियोर का परफ्यूम हो गया, या फिर आपके कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो बॉडी वॉश आप यूज़ करते हो, शैम्पू आप यूज़ करते हो, उसमें से जो है आपको फ्रेग्रेंस आता है, यूनिक सा अरोमा और यूनिक सा स्मेल आता है, राइट। तो ये स्मेल लाने के लिए कुछ केमिकल यूज़ किए जाते हैं, और ये केमिकल जो है आपकी प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। ओवरऑल अगर आप फ्रेग्रेंस और अरोमा इंडस्ट्री देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड है, बहुत ज़्यादा कम प्लेयर्स है इसके अंदर, और लिस्टेड स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3 ही कंपनीज़ है जो कि ये वाले स्पेस के अंदर काम कर रही है, और उसमें से भी आपका प्रिवी जो है उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा चल रहा है करंटली। क्योंकि अगर आप प्रिवी की ग्रोथ देखोगे तो प्रिवी जो है 21% से अपने टॉप लाइन ग्रोथ की है Q3 के अंदर। अगेन अगर आप प्रिवी को देखोगे तो इसके मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है। प्रीवी कुछ 250 to 300 करोड़ के आसपास का केपिक्स भी करने वाली है इन नेक्स्ट 15 to 18 मंथ्स, और इसके साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने 20% का गाइडेंस दिया हुआ है टॉप लाइन के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंडस्ट्री भी कंसोलिडेटेड है, तो आप इसको जाकर स्टडी कर सकते हो, और मार्जिन इंप्रूवमेंट की वजह से कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है। अब जो थर्ड कंपनी जो कि मैंने रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए सिलेक्ट की है वो है आपका अरमान फाइनेंशियल्स। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टॉक है। अब मैंने क्यों सिलेक्ट किया है मैं वो बताता हूँ। आपकी माइक्रो फाइनेंस साइकिल जो है, मुझे पता है ओवर लेवरेजिंग हो गया था तो पूरी साइकिल ख़राब हो गई थी। तो अरमान फाइनेंशियल जो कि पहले बहुत ज़्यादा AUM को अपना ग्रो कर रहा था 40-35% के आसपास, उसका AUM का ग्रोथ गिर चुका है एकदम, ठीक है। डिस्बर्समेंट्स रिड्यूस हो चुके हैं, माइक्रो फाइनेंस साइकिल ख़राब है पता है, लेकिन अभी जो है साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिल रहे हैं।
Q3 के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिला, Q4 के अंदर अगेन इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है, और कोई कोई कंपनी के मैनेजमेंट बता रहे हैं कि Q4 के अंदर चीज़ें जो है बॉटम आउट हो जाएगी। अब माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ को आपका Q1 और Q2 के अंदर थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, लेकिन Q3 और Q4 के अंदर चीज़ें जो है FY26 की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे चीज़ें जो है इंप्रूव हो जाएगी। तो एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इंटरेस्टिंग सेक्टर है, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बार रिकवरी स्टार्ट हो गई तो आपके स्टॉक्स भी जो है अच्छा खासा फास्ट पेस पे रिकवर हो गया। तो ये एक इंडिविजुअल कंपनी है जो कि आप स्टडी कर सकते हो, बट अगेन थोड़ा दिक्कत हो गया था साइकिल के अंदर, तो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह फॉल हो चुकी है। मैनेजमेंट जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन करंटली जो है चैलेंजेस है कंपनी के अंदर, लेकिन साइकिल टर्न होते हुए दिख रहा है। अगर आप ट्रैक करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये कंपनी का अगर किसी को पता नहीं है बिजनेस मॉडल, तो ये सिर्फ आपके माइक्रो फाइनेंस लोन्स के अंदर ही है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स के अंदर इनका निम सबसे ज़्यादा हाई। अगेन माइक्रो फाइनेंस लोन्स के अंदर आप जो है बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो, तो इसलिए आपके निम्स भी जो है हाई होते हैं। बस आपका जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वहाँ पे मुझे स्मॉल फाइनेंस से ये प्रॉब्लम है कि ये लोग सिक्योर्ड काइंड ऑफ बुक पे जा रहे हैं, जहाँ से अगर आप देखोगे तो अगेन इनका ईपीएस कॉम्प्रेशन वगैरह होगा, तो वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर बिना ईपीएस ग्रोथ के तो पैसा कमा ही नहीं सकता है। अगेन जो फोर्थ स्टॉक है जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। अब अगर आप देखोगे तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा, आई थिंक 9 लाख करोड़ के आसपास का केपेक्स अनाउंस करके रखी है ट्रांसमिशन के अंदर, या उससे भी ज़्यादा होगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है स्किपर का। अगर आप इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर यहाँ पे ये लोग कौन से सेगमेंट के अंदर है, ये लोग जो है ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, तो इसलिए अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स भी जो है कंपैरेटिवली हायर साइड पे एज कम्पेयर टू जो आपकी ईपीसी कंपनीज है ना, उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो। इसके साथ साथ ये लोग जो है स्पेशलिटी ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाते हैं, जहाँ अगेन इनके मार्जिन जो है हाई होते हैं। ट्रिल के केस में अगर आप देखोगे ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड के केस में, तो इन्होंने अभी एक सीआरजीओ प्लांट को एक्वायर किया हुआ है, और इसके साथ साथ इन्होंने जो गाइडेंस दिया था ना आपका FY25 के लिए, वो जो है इन्होंने प्रॉपरली, मतलब अगर आप देखोगे तो अचीव कर लिया है। ठीक है, ये अगेन पॉजिटिव बात है कंपनी के मैनेजमेंट के टर्म्स पे। और फिर अगेन इफ वी सी, यहाँ पे इन्होंने $1 बिलियन के आसपास का गाइडेंस दिया हुआ है विद इन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। आप आराम से इस कंपनी के अंदर 50 to 60% CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो टॉप लाइन के अंदर। तो ट्रिल एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। मैनेजमेंट बता रहा है कि इनका जो पैट मार्जिन है वो भी इंप्रूव होगा, और आगे चलकर इनके जो एबिटा मार्जिन है वो भी इंप्रूव होने स्टार्ट हो चुके हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये सेक्टर रिलेटेड मैं जो है बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इस सेक्टर को लेकर, लेकिन अगेन अगर आप देखोगे तो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन FY25 के अंदर 60 to 65% ही थी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आपका 80% चल जाएगी FY26 तक। फिर इसके साथ साथ इन्होंने CRGO फैसिलिटी को भी एक्वायर किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, जहाँ से अगेन इनके मार्जिन इंप्रूव हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ से इस कंपनी को बहुत अच्छा मिलने वाला है। इस सेक्टर के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो लास्ट स्टॉक मैंने आपके रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए सिलेक्ट किया है वो है स्काई गोल्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने जो है ज्वेलरी रिटेल के केस में आपका जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव हो रही है। स्काई गोल्ड एक ऐसी कंपनी है जिसने कंसिस्टेंटली अपना गाइडेंस इंक्रीज किया है। पहले 5500 का दिया था, फिर 6300 का दिया, अब भी आकर 7200 का दिया है स्काई गोल्ड ने गाइडेंस। जो कंपनी अपना गाइडेंस ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज कर रही है ना, इसका ये मतलब समझ लो कि बिजनेस के अंदर जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगेन स्काई गोल्ड के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा सुपर आ रही है। मैं ऑलरेडी चैनल पे इस बिजनेस को बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करूँगा। अब मुझे क्वेश्चन आते हैं कि यार स्काई गोल्ड जो है एक ज्वेलरी बिजनेस है, इसके कैश फ्लोज बड़े खराब है। मेरे भाई, अगर आप गोल्ड बिजनेस एनालाइज कर रहे हो और ज्वेलरी बिजनेस एनालाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे कैश फ्लोज एनालाइज करना ही इररिलेवेंट चीज़ है। तो ऐसे बिजनेसेस के अंदर आप कैश फ्लोज चेक मत करो। स्काई गोल्ड के केस में अगर आप देखोगे तो सुपर टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल रही है, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को देखने मिल रहा है, मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो इंप्रूव हो रहे हैं। ये लोग वर्किंग कैपिटल लोन से गोल्ड लोन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। इन्होंने 2 नए क्लाइंट्स को भी ऑनबोर्ड किया हुआ है। एक टाइटन की एक कंपनी है, कैरेट लेन नाम था उसका, और दूसरा जो है आदित्य बिरला की भी एक और कंपनी है जो कि ज्वेलरी रिटेल के अंदर है, उसे भी एक्वायर किया हुआ है। और जब आपके ज्वेलरी रिटेल कंपनीज ही अच्छा करेंगे ना, तो आपका स्काई गोल्ड जो कि B2B प्लेयर है वो भी ऑटोमेटिकली अच्छा करेगा, क्योंकि जब आपके क्लाइंट अच्छे करते हैं ना, तो आप एज अ बिजनेस भी अच्छा करते हो। तो यही स्टॉक्स थे, 5 स्टॉक्स आपके सेफ इन्वेस्टर के लिए, 5 स्टॉक्स जो है आपके रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए। होपफुली वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ साथ ऐसे वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आकर बता देना। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके साथ साथ अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट जो है रजिस्टर कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अगर 1 ईयर के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको जो है स्पेशल प्राइज़ दिया गया है,
जो कि 12,000 रुपीज़ है। तो ओवरऑल अगर आप पर मंथ कैलकुलेट करोगे तो ये जो है आपको 999 रुपीज़ में पड़ेगा पर मंथ, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो इसको कंसिडर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, जो इंटरेस्टेड है आप डायरेक्ट फिल कर सकते हो फॉर्म, पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद मैं आपको कनेक्ट करूँगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।